प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी साथी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है बच्चों, वो नाभिकीय संलयन से करता है। किससे करता है? नाभिकीय संलयन से। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है? वो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज का होता है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आंसर को आप लोग लगाते चलो। और बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? 3 का आंसर लगाना है, तो वो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है। इसका कार्य होता है, क्या होता है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करना। यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदलना, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही कार्य किसका होता है? ये ट्रांसड्यूसर का कार्य होता है। ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि ट्रांसड्यूसर के कार्यों को लिखे। चलो चौथा नंबर सवाल देखो, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय विकिरण का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जल्दी से लगा दो, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होगा बच्चों? वो होता है सूक्ष्म तरंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कौन सा होता है? रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। कौन सा होता है बच्चों? एनालॉग सिग्नल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। याद रख लो आप लोग। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आपके सामने प्रश्न है और बताना है, दशमलव संख्या 15 को द्विआधारी संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने कितना बार बता चुका है, 15 का हो, 25 का हो, कुछ भी हो, आप लोग निकाल के आओगे। देखो, इसमें 2 से सिर्फ भाग के टाइप में लगाते चलना। देखो 2 से, यानी कि 7 दूना कितना होता है? 14 होता है। 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 7 दूना 14 हुआ, तो शेष इधर कितना बचा बच्चों? 1 हुआ, तभी तो 15 होगा ना। फिर देखो 2 से लगाओ, 3 दूना 6 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, और शेष जो हमारा 1 बचा वो यहाँ लिखेंगे। अब नीचे से बच्चों ऊपर की ओर लिखना है। देखो 1 1 1 1, यानी कि 4 को 1 लिख देना है। ऐसे हमारा 2 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या द्विआधारी दिया गया है। तो देखो 4 को 1 किस में है बच्चों? राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे तीसरे ग्रुप की ये तत्व मिलाई जा रही है, तो बताओ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7 नंबर सवाल का जवाब आपको पता होगा बच्चों, एक हमारा पी टाइप का अर्धचालक होता है और एक एन टाइप का अर्धचालक होता है। अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो उसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं, और यहाँ पे हमारा त्रिसंयोजी ही मिला है। तो बच्चों, हमें कौन सा प्राप्त होगा? पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा कि नहीं? और बच्चों, अगर एन टाइप का प्राप्त करना होता तो उसमें पंच संयोजी मिलाते। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल, और हमारे सामने वही वाला प्रश्न आ चुका है, शुद्ध जर्मेनियम में 5वें ग्रुप अगर पंच संयोजी मिलाया जा रहा है बच्चों, ऐसा मत करना कि पी टाइप है तो पंच संयोजी लगा देते हैं, एन टाइप है तो त्रिसंयोजी। नहीं, देखो अगर पी टाइप है, एक होता है हमारा कौन सा बच्चों? याद रखना, ये
ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है पी टाइप और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लो, एक हमारा एन टाइप हो जाता है। यहाँ से अगर पी टाइप है तो पंच संयोजी को दिमाग से निकाल दो, पी से पंच संयोजी नहीं लगाना है। पी में कौन सा बच्चों लगेगा, पी में हमारा त्रिसंयोजी को मिलाते, पी के लिए त्रिसंयोजी और एन के लिए कौन सा बच्चों, पंच संयोजी को मिलाते हैं। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। अगर हमें पांचवें ग्रुप के तत्व को मिलाया जा रहा है, यानी कि इसको मिलाया जा रहा है बच्चों, कौन सा बनेगा, एन टाइप का बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, समझ आ रहा है तो क्लास को एकदम लाइक करते चलो। देखो 9 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह, डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह करते हैं बच्चों, किसके तरह, दिष्टकारी के तरह बच्चों। हिंदी में दिष्टकारी भी लिखा रहता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या हो सकता है। अर्धचालक क्योंकि दो प्रकार का होता है, जिसमें देखो एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश होल होता है और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसमें छिद्र और इलेक्ट्रॉन दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आपको चैट सेक्शन में आंसर को लगाना है। दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। मान लो अगर एग्जाम का ये पेपर हो तो आपको तो आंसर लगाना पड़ेगा ना, तो आंसर आप लगाते चलो। मानो एग्जाम का पेपर है तो हम लगाते, कितना सही कर पाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पहले आपको पता होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तभी तो आप लगा पाओगे ना बच्चों। देखो पहले हम बता देते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1.673 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये तो होता है सर। अब देखो हमारा कौन सा बच्चों, फोटोन का तो द्रव्यमान, ऐसे फोटोन का कोई द्रव्यमान ही नहीं होता क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। और अगर न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन का पता होगा तभी तो बताओगे ना। तो न्यूट्रॉन का कितना होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 कौन सा होता है बच्चों, इंटू 10⁻27 kg होता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा फर्क है बच्चों, यानी कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन हम लगा सकते हैं क्या बच्चों, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहां ये और कहां ये बच्चों। तो समझ सकते हो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, ऐसे परमाणु का नाभिक जो बना होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, लेकिन उसमें जरूरत जिसका है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है बच्चों, ज्यादा आवश्यकता वाला क्या होता है बच्चों, वो प्रोटॉन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध कौन सा होगा। तो आइंस्टीन वाला द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, E बराबर mc² होता है। ये तो फॉर्मूला है सर और यही हमसे पूछा गया, E बराबर mc²। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक बताओ बच्चों, मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है बच्चों, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। अब पराबैंगनी भाग में जो पड़ेगी उसका नाम लाइमन सीरीज होता है। क्या होता है बच्चों, लाइमन श्रेणी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है इनमें कौन आवेश रहित है। बताओ बच्चों, व्हिच ऑफ दीज इज चार्जलेस। जो चार्जलेस होगा फोटोन तो होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान तो 0 होता है सर, इसीलिए 18 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश रहित पूछा गया बच्चों। ओके जी चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार चैट सेक्शन में बता दो। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। जल्दी से बताओ बच्चों,
बच्चों, जल्दी से बताओ। ऐसे 2 नंबर में आपसे पूछेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हो। 2 नंबर में आता है बच्चों, बस इतना लिख देना, धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है ये बताना है आपको बच्चों। ये प्रकाश को कण माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन होता है। न्यूनतम पूछा गया, सोडियम लगा लेंगे बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखोगे आप लोग। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। बच्चों हमने कितना बार बता चुका है। अगर पूछे आपसे, क्या पूछेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर तो क्या लगाओगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ये तो सर यहाँ पे जूल हो गया, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हो गया। अगर हमें 1 गीगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम बता देंगे। अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल होता है। ये तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया सर। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमें बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल होता है। याद रख लो बच्चों, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के किससे, प्रकाश के ध्रुवण से। किससे बच्चों, प्रकाश के ध्रुवण से। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के किसके बराबर होता है बच्चों, ये बताना है। तो ब्रूस्टर साहब के नियम से किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बच्चों, अपवर्तनांक के बराबर होता है। याद होगा ये वाला फॉर्मूला बच्चों, याद तो होगा आपको, पक्का याद होगा। कौन सा, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। कौन सा 23 का लगा रहे हो बच्चों, अपवर्तनांक, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, विवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है। विवर्तन की घटना को जितने वर्गों में भी बांटा गया है वो 2 प्रकार होता है। एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन। कौन सा होगा, 2 वर्गों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 26 नंबर सवाल है, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है। बताओ बच्चों, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है, ये पूछा गया है। 26 का जवाब लगा दो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। एक वर्णी प्रकाश लेजर होता है जिसका कि आविष्कार 1960 में हुआ था थियोडोर मैमन के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो बच्चों, जितना भी चीज अलग से बताते जा रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो बच्चों। ओके देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या हो सकता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की एक किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता, यानी कि कौन है जो अपरिवर्तित ही रहता है। बता दो कौन, आवृत्ति होता है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, हाइगेंस के द्वारा दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगा दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया बच्चों, ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, तो ये नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हाइगेंस के द्वारा पूछा गया। कणिका सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया बच्चों, ये दिया गया है न्यूटन साहब के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा सर। तरंग सिद्धांत ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तरंग सिद्धांत दिया गया है हाइगेंस के द्वारा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव किसका होता है। अगर न्यूनतम विचलन हो रहा है तो लाल रंग होगा, न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा विचलन कौन सा होता है, पीला, ये बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। लेकिन बच्चों अगर पूछे तरंगदैर्ध्य सबसे किसका अधिक होता है तो क्या लगाओगे, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य ये बैगनी रंग का होता है। ओके बच्चों क्लियर है। चलो
क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, ताप बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बताओ। 32 नंबर सवाल का जवाब देखो, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यू समानुपाती क्या होता है? 1/λ के, यानी कि बच्चों यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये हमारा म्यू क्या होता है बच्चों? म्यू अपवर्तनांक होता है और ये तरंग दैर्ध्य होता है, और यही हमारा देखो अपवर्तनांक है और ये तरंग दैर्ध्य है। यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घट जाएगा। ओके बच्चों, ये बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है? कौन कौन सा होगा ये बताओ। म्यू बराबर क्या पढ़े हो बच्चों? डेल्टा ऐसे डेल्टा एम बराबर क्या पढ़े हो आप लोग? म्यू माइनस 1 इंटू ए पढ़े हो ना फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू में ए वाला फॉर्मूला वही वाला सेम टू सेम है बच्चों। म्यू माइनस 1 इंटू ए करेक्ट आंसर तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू, हमें तो ये सेम ऑप्शन लग रहा है बच्चों। म्यू माइनस 1 इंटू ये वाला ऑप्शन ए भी मिल रहा है। अब क्या करा जाए? म्यू माइनस 1 इंटू ए, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा सा ये हो गया। म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। ओके, याद रख लो, ये ऐसे आएगा नहीं। चलो आगे अगला नंबर सवाल देखो, आएगा एग्जाम में बच्चों, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होता है? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं है बच्चों, यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, पूछा जा रहा कौन सा होगा, इसकी क्षमता नली की लंबाई के क्या होगी? बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 35 नंबर सवाल देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। m बराबर 1 प्लस d/f होता है। ये फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग क्या बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा? तो हमें लगता है कि 1 प्लस d/f करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, अगर मीटर में हो बच्चों, हमने क्या बताया था? p बराबर 1/f तभी होगा जब क्या हो? फोकस दूरी मीटर में हो, और p बराबर 100 बाई फोकस दूरी तभी होगा जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे मीटर में दिया गया, तो हमें लगता है कि कौन सा होगा? p बराबर 1/f वाला होगा ना बच्चों, 1/f डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखो आज तबियत भी बहुत खराब है, फिर भी हम क्लास दे रहे, धीरे धीरे बोल के बच्चा पार्टी। देखो 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? एक को हम क्या मानेंगे बच्चों? एक को हम P1 मान लेते हैं। P1 बराबर कितना दिया गया बच्चों? P1 बराबर 6 दिया गया है, और P2 बराबर देख लो कितना दिया गया? P2 बराबर -2 डायोप्टर इतना दिया गया है। तो सर हम जानते हैं ना P बराबर क्या होता है? P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला होता है हमारा। P1 कितना दिया गया? 6 दिया गया है, और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से करते हो तो हमारा 6 - 2 बराबर 4 बचेगा। ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये तो सर यहाँ पे फोकस दूरी पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला और यूज करेंगे बच्चों, घबराओ नहीं। देखो P बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। f निकालना है, f बराबर क्या होगा? 1/p। तो 1/p हमारा P 4 दिया गया है, 1/4 बच्चों, यानी कि बच्चों 1 रुपया है तो 4 आदमी को देना है, तो कितना 0.25 को मिलेगा ना, तो 0.25। और देखो यहाँ पे मीटर वाला फॉर्मूला यूज किया, इसलिए यहाँ पे मीटर लगा देंगे। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया करेक्ट आंसर, तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर दिया गया है, संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पे आपसे फोकस दूरी पूछा गया है, लगा दो क्या लगा रहे हो इसका आंसर। ये भी निकालने वाला है बच्चों, अगर बोलो तो निकाल देते हैं। देखो एक को P1 मान लेते हैं, क्या मानेंगे बच्चा पार्टी? एक को P1 मान लो। P1 बराबर कितना दिया गया? -15 डायोप्टर है, और अगर P2 की बात करें तो P2 बराबर कितना दिया गया? +5 डायोप्टर। यहाँ से निकालो बच्चा पार्टी, P बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2, वही वाला सेम टू सेम है बच्चों, एकदम निकाल सकते हो। -15 और +5 बराबर में कितना होगा? -10, वो भी डायोप्टर में। लेकिन यहाँ भी सर फोकस दूरी पूछा है, तो यहाँ भी दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे ना बच्चों, लेकिन यहाँ पे सारा सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा सर। P बराबर 100 बाई फोकस दूरी, f निकालना है तो f बराबर क्या होगा? 100 बाई P, देखो कितना दिया गया? -10, तो माइनस को ऊपर भेज दो, 10 को नीचे लिख लो, 10 दिन के 100, यानी कि -10 बचा, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होगा। छोटा प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल दर्पण हो जाएगा, बड़ा होता तो अवतल लगा सकते थे। चलो 40 नंबर सवाल है किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। किस कारण से बच्चों ये बता दो कौन सा कारण हो सकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलो 41 नंबर सवाल है तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण हो सकता है कौन सा बताओ बच्चों। वायुमंडल के अपूर्णांक में परिवर्तन के कारण सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41 का। अगर आप लोग सी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल का जवाब एक बार लगा दो। 42 नंबर सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों जब आपतन कोण का मान क्या हो क्रांति कोण से बड़ा हो। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपतन कोण का मान यहाँ पे देखो क्रांति कोण के बराबर हो या फिर बड़ा हो तो बड़ा हो ना बच्चों। करेक्ट आंसर सी में बड़ा हो दिया गया है तो 42 का सी लगा रहे हो क्या बच्चों। ऐसे करके थीटा आई बराबर क्या होना चाहिए इज ग्रेटर देन थीटा क्या होना चाहिए सी होना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 43 नंबर सवाल है विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति जिसका कारण से होती है वो कौन सा होता है। वो तब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे होता गतिशील आवेश के द्वारा भी ये भी याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 44 नंबर सवाल है बेतारी तार संचार का आविष्कारक कौन है। बेतारी तार संचार के आविष्कारक का नाम आपको बताना है। 44 नंबर सवाल का जवाब मार्कोनी साहब है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल देखो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंगे है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे का नाम आपसे पूछ दिया गया तो आपका आंसर होगा सर गामा रेज होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान आप लगाओगे सर 0 डिग्री। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर लेने लगते हैं कि सर हमारा 90 डिग्री तो होता है। नहीं बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तब 90 डिग्री लगाना है अन्यथा नहीं। अगर विषुवत रेखा हो तो एकदम 0 डिग्री लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 47 नंबर सवाल है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू कैसी होती है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू कैसी होती है। तो जस्ट हमने बताया म्यू इज ग्रेटर देन 1 यानी कि बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक है इसीलिए उनकी चुंबकशीलता म्यू का मान 1 से अधिक होता है। इसीलिए कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो 48 नंबर सवाल देखो ये रहा प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति इतना दिया गया तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता बच्चों यानी कि हम कहे तो एक्स एम हमारा कितना दिया गया है वो हमारा 0.0001 दिया गया है। लेकिन हमें निकालना क्या होता है म्यू आर निकालना है और म्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। म्यू आर बराबर बच्चा पार्टी यहाँ पे निकालना है तो म्यू आर बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस क्या होता है एक्स एम होता है। एक्स एम हमारा ये दिया गया है तो 1 प्लस 0.0001 हो जाएगा। यहां से करते हो तो कितना होगा बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। ये 1 इधर आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1.0001 होगा। ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है बच्चा पार्टी एक बार चैट सेक्शन में बता दो क्या लगा रहे हो 48 का जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1. यानी कि लगता है हमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ध्यान में रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल देखो चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है चुंबकीय नमन का मान। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल देखो कोबाल्ट कैसा होता है। लोहा आए कोबाल्ट आए निकेल आए लौह चुंबकीय पदार्थ है बच्चों और इसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है ये भी ध्यान में रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 51 नंबर सवाल है चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है जल्दी से बता दो। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर इनवर्स होता है और ये एक सदिश राशि होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो 52 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका नाम बता दो कौन सा होगा। एकल चुंबकीय ध्रुव का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि है क्योंकि पढ़ा है म्यू बराबर क्या होता
है आई, इनटू में क्या होता है ए होता है। धारा का हम एम्पियर लिखेंगे, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर अगर मिल रहा है तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ओके बच्चों, और यह एक सदिश राशि है, अभी जस्ट हमने बता दिया। चलो 54 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पर बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल देखो, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है उसका नाम आपको बताना है। कौन सा होगा? वो डायनेमो होता है। लेकिन बच्चों अगर विद्युत ऊर्जा को यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता बच्चों तो वो हमारा मोटर हो जाता, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व है आपसे कौन सा हमने बताया था, स्वप्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व हो, ये सब आए तो क्या लगाओगे बच्चा? पार्टी बता दो। हेनरी ही तो लगाओगे ना। एक हेनरी बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज साहब के नियम से। किस नियम से बच्चों? लेंज के नियम से। करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से जो किया जाता है वो होता है धारा। माप किया जाता है बच्चों, धारा को मापते गैल्वेनोमीटर के द्वारा, याद रखना आप सब। चलो विभव मापी के द्वारा विभवांतर को, ओम में प्रतिरोध को। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध शून्य होगा? बताओ बच्चों, प्रतिरोध जिसका शून्य होगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबका हम बता दे रहे। देखो एमीटर का पूछे बहुत कम लगाना, क्या लगाओगे? बहुत कम। और आदर्श एमीटर का पूछे शून्य लगा देना है, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे अनंत लगा देना है। ओके बच्चों, इतना तो अपने दिमाग में सेट कर सकते हो ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है बच्चों तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती बच्चों, ऐसे सीधे समानुपाती मत लगाना, यहाँ वर्ग के समानुपाती होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके 61 का सी लगाए हो ना बच्चों। चलो 62 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? परावैद्युत सामर्थ्य बच्चों हमने क्या बताया था? वोल्ट प्रति मीटर होता है, या फिर इसी को वोल्ट मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों। 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 1 से। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक ही होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होगा? अब बताओ पानी का कितना होगा? वहां पे तो ये परावैद्युत सामर्थ्य था और परावैद्युत स्थिरांक अलग होता है बच्चों, बता दो कौन सा होगा? 80 होता है, सबको पता होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। परावैद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता है। 66 नंबर सवाल है, बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होगा? अब बेंजीन का लगा दो, क्या होगा? वो 2.3 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट से। धनात्मक और समरूप हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। देखो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा? अगर एक्स है तो यहाँ पे देख लो एक्स किस में नहीं है, वाई जेड तल की दिशा में। वाई जेड कहाँ पे दिया गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत विभव पूछे तो समान होता है और क्षेत्र पूछे तो शून्य होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है? P वेक्टर इनटू में E वेक्टर, ये वाला तो आप लोगों ने पढ़ा है। इसी को हम लिख सकते हैं सर PE साइन थीटा होता है, साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि PE और देखो PE साइन
थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया 90 डिग्री। यहाँ से देख लो पीई साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो गुना में 1 कर लो, बराबर में क्या होगा पीई हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने करा दिया, बस आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लियो बच्चों, यानी कि हम आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमें पता है कि बहुत जल्दी याद भी कर लोगे आप लोग, इसलिए सारे बच्चे जरूर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में 80 नंबर ला सकते हो अगर आप उसे अभी से भी खत्म कर लेते हो बच्चों। ऐसे खत्म कर पाओगे आप लोग। देखो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल करिएगा 70 70 82 60 85 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये हम गारंटी लेते हैं 80 नंबर से ज्यादा ला सकते हो, क्योंकि उस नोट्स में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला होता है बच्चों। के मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।